हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड देयर इंटर रिलेशन। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हार्डनेस किसी वाटर का मेजर किया जाता है तो उसका यूनिट क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो हार्डनेस होता है किसी वाटर का उसको 4 यूनिट में मेजर किया जा सकता है। जैसे किसी चीज़ का भी मेजरमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मान लो बताते हैं, किसी चीज़ के टेम्परेचर को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उस टेम्परेचर वैल्यू को अलग अलग यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, या तो डिग्री सेल्सियस में उसके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, या फिर फ़ारेनहाइट में उसके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, या फिर केल्विन में मेजर किया जाता है, और उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर किसी वाटर सैंपल का मेजर करेंगे तो उसको डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ppm में उसको मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में मेजर कर सकते हैं, डिग्री क्लार्क में कर सकते हैं, और एक और पढ़ाएंगे डिग्री फ्रेंच। ठीक है, तो 4 यूनिट्स में हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर किया जा सकता है, और साथ ही साथ इनको वन फॉर्म ऑफ यूनिट से अनदर फॉर्म ऑफ यूनिट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर के यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। बोला जा रहा है कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। इसका मतलब ये है कि किसी वाटर सैंपल के हार्डनेस को मेजर करेंगे तो अलग अलग यूनिट्स में उस हार्डनेस को मेजर किया जा सकता है। जैसे अभी टेम्परेचर का एग्जांपल बताया, वैसे ही हार्डनेस का भी होगा। कौन कौन सा यूनिट होगा? पहला पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ppm होता है। ये ppm के नाम से ज़्यादा फेमस है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। द नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, और ब्रैकेट में हमने लिखा है 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मिलियन को ही 10⁶ बोला जाता है, इस बात को याद रखना है। अब देखो, ये जो ppm है इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले CaCO3 इक्विवेलेंट को समझना पड़ेगा कि CaCO3 इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप CaCO3 इक्विवेलेंट समझते हो तो ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सारे जितना भी इसका टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ेंगे सब में CO3 इक्विवेलेंट रहेगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बोलूँगा कि पिछला वीडियो लेक्चर जहाँ पे CO3 इक्विवेलेंट पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। मान लो 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर है, एक वाटर सैंपल है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना? 1 मिलियन दिया हुआ है। ठीक है, इसको और डिटेल्स में समझाएंगे, पहले ऐसा ही समझिए डेफिनेशन वाला। तो हमारे पास 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर है और उसमें कितना CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है? तो नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट मतलब जितना नंबर CaCO3 इक्विवेलेंट का प्रेजेंट होगा 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में, उसी को हम लोग ppm बोलेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में जितना हमारा नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसी को ppm बोलते हैं, या इस नंबर के जगह पे पार्ट भी बोल सकते हैं। द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने के लिए ये वाले डायग्राम का हेल्प लेते हैं, उसके बाद बाकी के जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम समझाएंगे। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक बर्तन है जिसमें हम लोगों ने 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर ले लिया। 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर का मतलब जानते हो क्या होता है? 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर का मतलब होता है 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? H2O होता है। तो इसका संख्या कितना है? 10⁶ है। तो 10⁶ हमारा कोई कंटेनर में मॉलिक्यूल्स लिया गया है। ठीक है, कितना? 10⁶ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है हमारे पास, और इसमें हमारा CaCO3 इक्विवेलेंट कितना है? तो जितना यहाँ पे CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग ppm बोलते हैं। ठीक है, अब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। CaCO3 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वाटर जो वॉल्यूम है या वाटर का जो सैंपल आप एक कंटेनर में लिए हो, ये हमेशा क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इसको क्या रखना है? कांस्टेंट रखा हुआ। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ 1 मिलियन पार्ट मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रेड से एक डॉट बना हुआ है, मतलब बताया जा रहा है कि 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ये 1 पार्ट भी हो सकता है, 2 पार्ट भी हो सकता है, 3 पार्ट, 4 पार्ट, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
1 ppm का मतलब समझिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। 1 ppm का मतलब क्या होता है, 2 ppm का मतलब क्या होता है, कहीं पे 4 ppm लिखा हुआ है, कहीं पे 10 ppm लिखा हुआ है, 100 ppm लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले 1 ppm समझिए। 1 ppm का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। बात को समझिएगा, 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे ये स्लैश दिया हुआ है, इसको पर पढ़ते हैं, PAR पर पढ़ते हैं, 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर है और उसमें कितना CaCO3 इक्विवेलेंट है, तो 1 पार्ट, मतलब 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में हमारा एक पार्ट अगर CaCO3 का प्रेजेंट होगा तो इसको 1 ppm बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में, ठीक है, 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में या 1 मिलियन ऑफ वाटर में अगर हमारा 1 CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, एक CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग 1 ppm बोलेंगे। अगर मान लो आपसे बोला गया 2 ppm का मतलब क्या है, तो 2 ppm का मतलब है 2 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, सुनाई दे रहा है, 2 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 2 ppm बोला जा रहा है तो 2 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट होगा। अगर मान लो 4 ppm बोला गया, कहीं पे 4 ppm वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ के ही समझ लेना 4 ppm का मतलब क्या है। 4 ppm का मतलब है 4 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, 4 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको मान लो 4 को पढ़ेंगे, 4 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। अगर मान लो कहीं पे 100 ppm लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, 100 ppm का मतलब हो गया 100 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा ppm का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है कि हार्डनेस का वैल्यू उतना बढ़ते जा रहा है। 1 ppm और 100 ppm में कंपेयर करोगे तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, 100 ppm का वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 10⁻100 पार्ट ऑफ वाटर में 10⁻100 पार्ट ऑफ वाटर में 100 पार्ट CaCO3 इक्विवेलेंट का प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इतना से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट का बारे में। सेकेंड जो यूनिट होता है हार्डनेस का, वो होता है मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। और इसको हम लोग स्लैश में लिखे हैं, सॉरी ब्रैकेट में लिखे हैं मिलीग्राम। अच्छा, ये कैपिटल में लिखे हैं, स्मॉल वे में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं, स्मॉल में ही लिखते हैं, तो यहाँ पे भी स्मॉल में ही लिख लेना आप लोग। मिलीग्राम पर लीटर इसको पढ़ते हैं, और मिलीग्राम पर लीटर सिर्फ पढ़ने से ही इसका डेफिनीशन निकल के आ जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा इसको पढ़ के बताते हैं। द नंबर ऑफ मिलीग्राम, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 यहाँ पे इक्विवेलेंट छूट गया है, इक्विवेलेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या है, 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर था या 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर था, 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर के जगह पे 1 लीटर ऑफ वाटर हो गया। और 1 लीटर ऑफ वाटर जो होता है, आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो होता है ये इक्वल होता है 10⁶ के बराबर, 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है, पार्ट ऑफ वाटर के बराबर होगा। अब कहोगे कि ये कैसे होगा, तो अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों एक ही वैल्यू है। अभी थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। देखो द नंबर ऑफ मिलीग्राम, द नंबर ऑफ मिलीग्राम, और यहाँ पे क्या था, द नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी द नंबर ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर है। थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन दोनों सेम है। देखो 1 मिलीग्राम पर लीटर का वैल्यू होता है 1 पार्ट, सुनोगे 1 पार्ट CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे 1 ppm का मतलब क्या था,
दोनों को ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है ना, देखो 1 ppm का मतलब लिखे हैं 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी क्या है, 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 लीटर जो होता है 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखो ये इसको हम लोग 10⁻³ मिलीग्राम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ये जो होता है ना, ये 10⁶ मिलीग्राम के बराबर होता है। 10⁶ मिलीग्राम के, ये मिलीग्राम भी लिखते हैं, पार्ट ऑफ वाटर के जगह पे मिलीग्राम लिखते हैं, तो इसको ग्राम में जब बदलेंगे तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻³ ग्राम जो होता है ये 1000 ग्राम के बराबर हो गया। बात को समझोगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 10⁻³ ग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1000 ग्राम क्या होता है, 1 kg के बराबर होता है। तो ओवरऑल 10⁶ जो है, 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर जो होता है 10⁶ मिलीग्राम के बराबर होता है। 10⁶ मिलीग्राम को 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, और 10⁻³ ग्राम को 1000 ग्राम लिखे, और 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन दोनों एक ही यूनिट हो गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको VBI कर देते हैं, आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ppm एंड मिलीग्राम पर लीटर, तो जितना ppm होगा उतना ही मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। अगर 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 ppm अगर कभी मिला तो इसका मतलब होगा 2 ppm इक्वल टू 2 मिलीग्राम पर लीटर। अगर कहीं पे 4 ppm लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 मिलीग्राम पर लीटर। देखोगे लास्ट न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे जो हमने बनवाया था आप लोगों से डिग्री ऑफ हार्डनेस का, तो वहाँ पे हमने यूनिट मिलीग्राम पर लीटर लिखा था। लेकिन अगर आप लोग के पास कोई बुक होगा तो वहाँ पे देखोगे ppm में उसका आंसर लिखा हुआ है, और दोनों क्वांटिटी सेम होगा, बस यूनिट चेंज होगा। तो हम लोग दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मिलीग्राम पर लीटर और ppm दोनों एक ही चीज़ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ क्लार्क के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ क्लार्क को शॉर्ट में डिग्री CL मतलब डिग्री क्लार्क बोलते हैं। डिग्री क्लार्क को यहाँ पे शॉर्ट में डिग्री क्लार्क ऐसे लिखा जाता है। डिग्री क्लार्क क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, सब में देखोगे नंबर ऑफ पार्ट्स है, इसको भी चाहते तो नंबर ऑफ पार्ट्स लिख सकते थे, ठीक है। नंबर ऑफ क्या लिख सकते थे, पार्ट्स लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ना ये चेंज हो गया, बाकी ये वाला वैल्यू जैसे इसमें था वैसे ही इसमें भी है। यहाँ पे 10⁶ था या 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर था, यहाँ पे क्या हो गया 70,000 पार्ट ऑफ वाटर है। मतलब जो वाटर सैंपल लिए थे हम लोग, वो वाटर सैंपल का वॉल्यूम चेंज हो गया। यहाँ पे देखो 1 मिलियन लिया गया था, यानी कि 10⁶ लिया गया था वाटर का क्वांटिटी, और यहाँ पे अब कितना लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा 70,000। क्या लिया जाएगा, 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। जैसे मान लो ये कोई वाटर कंटेनर है, तो इसमें वाटर का सैंपल कितना लिया गया, 70,000 लिया गया, ठीक है। और इसमें कितना पार्ट प्रेजेंट हो, तो नंबर ऑफ पार्ट CaCO3। अब जितना नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट हो CaCO3 इक्विवेलेंट का, मान लो यहाँ पे 1 पार्ट है CaCO3 का, कितना है 1 पार्ट ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्लार्क बोलेंगे। अगर मान लो 2 पार्ट CaCO3 का प्रेजेंट है 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में, अगर मान लो यहाँ पे 2 CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, अगर 2 CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लार्क बोलेंगे। कितना, 2 क्लार्क बोलेंगे। आया समझ में। अगर 4 यहाँ पे 4 पार्ट होगा CaCO3 इक्विवेलेंट का 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में, तो उसको 4 क्लार्क बोलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 10 CaCO3 इक्विवेलेंट का पार्ट प्रेजेंट है, 10 पार्ट CaCO3 इक्विवेलेंट का प्रेजेंट है, 10 पार्ट CaCO3 इक्विवेलेंट का प्रेजेंट है, कितना में, 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में, तो उसको कितना बोलेंगे, 10 क्लार्क बोलेंगे। आ रहा है बात समझ को, आ रहा है बात समझ में, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और में देखो हमने क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। इस पार्ट को एक ग्रेन्स भी बोला जाता है, एक छोटा सा जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको ग्रेन्स बोला जाता है।
ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 गैलन ऑफ वाटर, एक्चुअली 70,000 पार्ट ऑफ वाटर को 1 गैलन ऑफ वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। 1 गैलन का मतलब होता है 70,000 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम चेंज हो गया। अब देखो इनके बीच का एक रिलेशन है, 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये तो हम लोग जानते हैं। और ये दोनों किसके बराबर होता है, 0.07 डिग्री क्लार्क के बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है, थोड़ा सा इसके रिलेशन को बता रहे हैं, समझने का आप लोग कोशिश करना है, ठीक है। देखो कैसे ये बराबर हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे वाटर सैंपल कितना देखा कि 70,000 है, ठीक है। अगर 70,000 को अगर हम ऐसे लिखें 7 × 10 टू पावर, यहाँ पे 4 है ना, 4 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 10 टू पावर 4। अच्छा, ये 10 टू पावर 4 को अगर मैं बोलूँ कि 6 बनाया जाए तो क्या लिखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 10 टू पावर 6 लिख लें तो ये 7 को क्या लिखेंगे, क्या हम लोग 0.07 लिख सकते हैं, बोलो। इतना मैथ तो तुम लोग को आना चाहिए यार, अगर ये भी नहीं आता तो फिर बेकार है पढ़ना। 10 टू पावर 4 को अगर 10 टू पावर 6 बनाए तो ये 7 को कितना लिखेंगे, 0.07 लिखेंगे, तब तो इसको 10 टू पावर 6 लिख सकते हैं। अगर 10 टू पावर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 2 पावर घट जाएगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, इतना ही बन जाएगा। तो 2 पावर कम होगा तो ये 4 बन जाएगा, मतलब वही वैल्यू हो गया। अब एक बात बताओ, ये इसको कितना बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, यहाँ पे देख लो क्या बोलते हैं 1 मिलियन। और ppm में हम लोग किसको यूज किए थे, 1 मिलियन को, या फिर इसको 1 लीटर भी बोलते हैं, बोलो बोलते हैं ना, अभी कुछ देर पहले तो बताया है कि 10 टू पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। 10 टू पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर जो होता है ये 1 लीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे इसके वैल्यू को हम लोग 1 लीटर में कन्वर्ट कर लिए तो बचा कितना ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.07 डिग्री क्लार्क लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया सेमेस्टर एग्जाम्स में, ऑब्वियसली हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, वैल्यू ppm में दिया हो और उसको डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना हो। ppm में गिवन वैल्यू है और उसको क्लार्क में कन्वर्ट करना है, डिग्री क्लार्क में, तो हम लोग क्या करेंगे 0.07 से उस ppm वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्लार्क में आ जाता है। सुनाई दिया, 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे ppm वैल्यू में तो हम लोग क्या आ जाएगा, वैल्यू क्लार्क में आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए लास्ट यूनिट क्या होता है, लास्ट यूनिट जो हार्डनेस ऑफ वाटर का होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रेंच। यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ क्लार्क पढ़े, या इसको डिग्री फ्रेंच भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रेंच या डिग्री फ्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। या किसी किसी बुक्स में देखोगे फ्रेंच डिग्री भी लिखा हुआ, तो सब एक ही बराबर सब एक ही बात है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री और FR, आर जो है स्मॉल में लिखोगे तो इसको डिग्री फ्रेंच पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा डिग्री फ्रेंच को समझते हैं। देखो डिग्री फ्रेंच जो होता है डिग्री क्लार्क की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर सैंपल का वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे 10 टू पावर यहाँ पे 70,000 था, या 70,000 को 7 × 10 टू पावर 4 भी लिख सकते थे, जैसे है वैसे ही रहने दो। तो 70,000 पार्ट ऑफ वाटर था, यहाँ पे जो पार्ट ऑफ वाटर है वो चेंज होने वाला है। देखोगे नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 10 टू पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इन 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में हम लोग सेम ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे 70,000 पार्ट ऑफ वाटर है और यहाँ पे 10 टू पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर है। अगर सारा बात समझ में आया होगा शुरू से तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इन चारों के बीच का रिलेशन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, समझ गए हैं कि ppm और मिलीग्राम पर लीटर दोनों एक ही वैल्यू है। और 1 मिलीग्राम या 1 ppm इक्वलेंट कितना होता है, 0.07 डिग्री क्लार्क के बराबर होता है। L छूट गया है, जो कि अभी यहाँ पे जस्ट हम लोग प्रूफ भी किए हैं। और ये बराबर होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के, ठीक है, 0.1 डिग्री फ्रेंच के बराबर होता है। ये तीनों वैल्यू जो है इन चारों वैल्यू में ये रिलेशन होता है। अब कहोगे कि सर ये 1 डिग्री फ्रेंच कैसे आ गया, तो 1 ppm को थोड़ा सा समझते हैं। 1 ppm हम लोग कितना पार्ट लिए थे, इसमें 10 टू पावर 6 पार्ट था। अब देखो यहाँ पे 10 टू पावर 6 पार्ट में CaCO3 इक्विवेलेंट का नंबर हम लोग लिए थे ppm में, ठीक है। 10 टू पावर 6
पार्ट ऑफ वाटर में हम लोग इक्विवेलेंट किसका लिए थे, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट लिए थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 10⁵ है, ठीक है। बस इस 10⁵ को अगर 10⁶ में कन्वर्ट करें तो इसको अच्छा पहले ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × 10⁵ ही लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इस 10⁵ को 1 × 10⁵ लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस 10⁵ को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो इसको जब 10⁶ बनाओगे तो ये जो 1 है इसके आगे क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। इसमें से एक पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस 1 बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे ये कितना होता है, PPM के केस में इसको कंसिडर किए थे, तो ये कितना बराबर होगा 0.1 डिग्री फ्रेंच हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से चारों का रिलेशन भी हम लोग पढ़ लिए। तो टोटल कितना यूनिट हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर का, तो टोटल 4 यूनिट हो गया। पहला हो गया PPM, दूसरा हो गया मिलीग्राम पर लीटर, और तीसरा हो गया डिग्री क्लार्क, और चौथा हो गया डिग्री फ्रेंच। तो इस तरीके से चारों यूनिट जो है आप लोग याद रखोगे और इनका कन्वर्जन भी याद रखोगे। कन्वर्जन याद रखने के लिए ये वाला लास्ट का रिलेशन आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इफ़ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 143 ppm, ठीक है, ये बुक में ही दिया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम करा रहे हैं। इफ़ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 143 ppm, कैलकुलेट इट हार्डनेस इन डिग्री क्लार्क। कह रहा है कि इसका जो हार्डनेस है इसको डिग्री क्लार्क में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो क्या करेंगे, गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास एक दिया हुआ हार्डनेस दिया हुआ है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 143 ppm, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हार्डनेस ऑफ वाटर कितना है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर है 143 ppm। अब इस 143 ppm को कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री क्लार्क में। तो हम क्या बताएं, 1 ppm को अगर डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना होगा, अभी जस्ट बताएं, तो जो गिवन वैल्यू होता है उसमें हम लोग 0.07 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे हार्डनेस, क्या लिखेंगे, हार्डनेस इन डिग्री क्लार्क। क्या करेंगे, 143 को 0.07 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा रुको देख के बताते हैं, 10.01 डिग्री क्लार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। करना क्या है, PPM में अगर वैल्यू दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करना। अगर मिलीग्राम में भी ये वैल्यू दिया रहता तो सेम ही प्रोसेस करते हैं। अगर मिलीग्राम पर लीटर में वैल्यू दिया हुआ रहता है हार्डनेस ऑफ वाटर को, और डिग्री क्लार्क में बोला जाता कन्वर्ट करने के लिए, तो सेम ही करते हैं, है ना, सेम प्रोसेस अपनाते हैं यहाँ पे। तो चलो एक क्वेश्चन कर लिए, एक दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, इसको यहाँ तक पहले लिख लो उसके बाद। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि इफ़ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 92 ppm, इफ़ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 92 ppm, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर दिया हुआ 92 ppm, कैलकुलेट द हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर डिग्री क्लार्क, यहाँ पे L फिर से छूट गया है, डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। मतलब एक ही ppm का वैल्यू दिया है 92 ppm, और इसको 3 अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर लोगे, क्या बना लो यार अपने से, है ना, क्यों हमको परेशान कर रहे हो। अगर 92 ppm है तो इसका मिलीग्राम में वैल्यू कितना होगा, मिलीग्राम पर लीटर में, तो 92 मिलीग्राम पर लीटर ही वैल्यू हो जाएगा। यही होगा ना कि अलग हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले तो इतना समझा है, सेम ही वैल्यू होता है। अब देखो अगर हम लोग इसका वैल्यू इन क्लार्क करें, क्या करें, इन डिग्री क्लार्क करें, तो क्या करेंगे, 92 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 से, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे देख लेना क्या वैल्यू आ रहा है, ये डिग्री क्लार्क में आ जाएगा। अगर फ्रेंच में मेजर करें तो इन डिग्री फ्रेंच में मेजर करें तो क्या करेंगे, 92 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कर देते हैं, ये तो आसान है, 9.2 डिग्री फ्रेंच आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। या कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दिया होगा कि जैसे फ्रेंच में दे दिया ppm में निकालना है, तो फिर डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। 0.01 से क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। ppm से सोचो कि फ्रेंच में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ppm से बात को समझोगे, ppm से फ्रेंच में जा रहे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्रेंच से
मान लो आना होगा पीपीएम में, तो क्या करेंगे 0.1 से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। वैसे ही मान लो क्लर्क से पीपीएम में आना है, तो क्लर्क से पीपीएम में आना है, तो डिग्री क्लर्क से पीपीएम में आना है, तो उस समय क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 0.07 से जो भी गिवन वैल्यू होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा पीपीएम में आ जाएगा। तो चलो ठीक है, मतलब आपको डिग्री क्लर्क में वैल्यू दिया है, पीपीएम में जाना है तो 0.07 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिग्री फ्रेंच में वैल्यू दिया है, पीपीएम में जाना है तो 0.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।